शहर में दो बड़े गिरोह हैं जिनका नाम याकूजा और ट्रायड है और इन दोनों ग्रुप में हमेशा भिड़ंत होती रहती है और ये बहुत मासूम लोगों की जान लेते रहते हैं। इसीलिए जॉन कैसे भी करके रोग नाम के हत्यारे को पकड़ना चाहता है। एक दिन याकूजा गिरोह ट्राइड गिरोह के सदस्यों की हत्या करने आया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सामना दो एसबीआई एजेंट जॉन और टॉम से होगा। कुख्यात हत्यारे रॉग ने झड़प के दौरान जॉन के हाथ में गोली मार दी। जैसे ही हत्यारा उन्हें खत्म करने के लिए तैयार हुआ, सौभाग्य से टॉम ठीक समय पर प्रकट हुआ, जिससे वह नदी में गिर गया। टॉम को यकीन था कि उसे घातक गोली लगी है जिसे वे बच नहीं पाएगा, लेकिन उसका साथी जॉन को विश्वास नहीं था। जॉन रॉग के खतरे और चालाकी को समझता था। उसने जोर देकर कहा कि जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ दावा किया था कि उन्होंने इस हत्यारे को मार गिराया है, वे अब सभी जिंदा नहीं बच पाए हैं। फिर भी अंधेरी गहरी नदी में उसका शव ढूंढना असंभव था, इसलिए उन्हें नीचे खोजने का विचार छोड़ना पड़ा। 3 दिन बाद जब दोनों परिवार ने साथ घूमने का प्लान बनाया तो रॉग की कहानी फिर से सामने आई। हालांकि पुलिस ने पूरी नदी छान मारी थी, सुरक्षा बलों को अभी भी हत्यारे का शव नहीं मिला था। टॉम ने सुझाव दिया कि शायद फिश ने सारे निशान मिटा दिए होंगे, लेकिन जॉन अपने संदेह पर अड़ा रहा कि रॉग अभी भी जिंदा हो सकता है, बस छिपकर उन दोनों से बदला लेने के मौके की तलाश में हो सकता है। और अगर ऐसा है तो न सिर्फ वे बल्कि उनके परिवार भी रॉग के निशाने पर होंगे। और फिर वह संदेह जल्द ही भयावह हकीकत में बदल गया। जैसे ही बातचीत खत्म हुई, एक नकाबपोश आदमी टॉम के घर में घुस आया। उसने टॉम की पत्नी और बेटी को अपने वश में कर लिया। जब टॉम बाहर निकला तो उस आदमी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसकी पत्नी और बेटी के साथ बंद कर दिया। हत्यारे ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद जॉन का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन उनके सामने एक डरावना दृश्य था। दर्जनों पुलिस गाड़ियां घर को घेरी हुई थीं। अब बस जली हुई राख का ढेर था। रॉग, जिसे मरा हुआ समझा जा रहा था, शायद वापस आ गया था और इस बार उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। जॉन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह धुंधली सी उम्मीद के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन वहां बस टॉम के पूरे परिवार के जले हुए शरीर ही बचे थे। सदमा इतना गहरा था कि उसे अपने दोस्त की मौत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कल ही वे साथ बैठकर स्टेक खाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अब उसके करीबी दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एक एफबीआई एजेंट के रूप में जॉन घटनास्थल में और आगे बढ़ा, जहां उसे रॉग के विशिष्ट चिन्ह वाला एक टाइटेनियम का खोल मिला, जिस कारण उसे और भी यकीन हो गया कि रोग हत्यारा वापस आ गया है और वही है जिसने टॉम के परिवार के साथ इतनी क्रूरता की थी। 3 साल बाद याकूजा गिरोह द्वारा नियंत्रित एक अय्याश नाइट क्लब में एक रहस्यमय आदमी प्रकट हुआ। जहां भी उसके कदम पड़े, दरवाजे पर खड़े पहरेदारों के होश उड़ गए। ऐसा लग रहा था कि वह इस जगह के लिए कोई अजनबी नहीं था। उत्सव के कई क्षेत्रों से गुजरने के बाद वह उस आखिरी अड्डे में पहुंच गया जहां बड़े पेट वाले याकूजा सरदार नर्तकियों के साथ दावत उड़ा रहा था। हत्यारे के प्रवेश ने कमरे में मौजूद सभी हट्टे कट्टे लोगों को स्तब्ध कर दिया। अचानक एक गोली ने एक मोटे आदमी को समाप्त कर दिया। तुरंत सबसे मोटे सरदार ने हमलावर पर कुत्तों से हमला करवाने का आदेश दिया, लेकिन वे शिकारी कुत्ते आखिरकार जानवर ही तो थे। वे बंदूक से हत्यारे से कैसे लड़ सकते थे? एक कुत्ता अचानक वापस लौटा। उसके गले में एक कुछ लटका हुआ था, एक बम था जो हत्यारे ने लगाया था। भीड़ को खतरे का अंदाजा होने से पहले ही विस्फोट ने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया। फिर भी सबसे मोटा बॉस मुश्किल से सांस ले पा रहा था और फिर उसे डर के मारे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रोग था। वह कभी उसका सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था, अब पूरे संगठन के खिलाफ एक गद्दार हत्यारा बन गया था। लेकिन जब तक सच्चाई सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदमाश ने एक आखिरी गोली दाग दी और उस आदमी को खत्म कर दिया। बदमाश वापस आ गया था और इस बार वह सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा था, वह उस पूरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था जिसने उसे पाला था। भयानक विस्फोट के बाद पुलिस और एफबीआई तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। लाशों के ढेर के बीच उन्हें एक आदमी मिला जो बच गया था। हालांकि जब उससे पूछताछ की गई कि क्या हुआ था तो वह बहुत डरा हुआ था और कुछ भी उपयोगी नहीं बता सका। उसने बस कमजोरी से कराहते हुए कुछ शब्द कहे जो यह दर्शाते थे कि अगर उसे उस आदमी से दोबारा मिलना पड़े तो वह अब भी मर जाना पसंद करेगा। उसके शब्द जॉन के लिए खतरे की घंटी की तरह थे, खासकर जब उसे घटनास्थल पर एक गोली का खोल मिला जिसका इस्तेमाल रॉग ने 3 साल पहले टॉम के परिवार की हत्या करने के लिए किया था। इस समय जॉन को पक्का यकीन हो गया था कि रॉग फिर से आ गया है और इस बार वह कहीं ज्यादा खतरनाक था। पिछले 3 सालों से जॉन ने कभी भी उसकी तलाश करनी नहीं छोड़ी थी, लेकिन रॉग हमेशा दुनिया से गायब रहा। अब उस क्रूर हत्याकांड के साथ
उसने न केवल खुद को बल्कि आधिकारिक तौर पर जॉन के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। विडंबना यह है कि इस रोग की खोज में इतना केंद्रित हो गया था कि जॉन ने अपने ही परिवार से मिलना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप उसका परिवार से रिश्ता टूट गया। उसकी पत्नी लगातार असंतुष्ट और दूर होती गई। जिस घर की उसने कभी रक्षा की थी वह घर अब उसका नहीं रहा। FBI कार्यालय में जॉन ने एक नए एजेंट, एक कुलीन निशानेबाज का परिचय कराया जिसे इस मिशन में सहायता के लिए भर्ती किया गया था। एक आपातकालीन बैठक तुरंत बुलाई गई। उसने रोग को पकड़ने की पूरी योजना टीम के सामने प्रस्तुत की। उसने कहा कि वह कोई सामान्य हत्यारा नहीं है और वह बहुत चतुराई से काम करता है। उसे अपना चेहरा बदलने का जुनून था। हर 6 महीने में वह अपना चेहरा बदलने के लिए सर्जरी करवाता था, जिससे उसका पता लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा माना जाता था कि इस व्यक्ति के 2 कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों के साथ अच्छे संबंध थे। जापानी पक्ष में याकुजा था, जिसका लीडर शिरो था, जो एशिया से लेकर यूरोप तक प्रभाव रखने वाला एक शक्तिशाली अपराध सरगना था। दूसरी तरफ ट्रायड था, एशिया में एक काली ताकत जिसका लीडर ली चोंग था। शुरुआत में इन दोनों संगठनों ने मानव तस्करी और अपहरण से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं के कारोबार में और कई बड़े अभियानों को अंजाम देने में दोनों गिरोह ने मिलकर सहयोग किया था। और अब उन दोनों गिरोह के मध्य रोग तुरुप का पत्ता था, या शायद एक खतरनाक मोहरा जिसे दोनों में से कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। 30 साल पहले हुई एक खूनी घटना से सब कुछ बदल गया, जब शिरो ने अपने याकूजा अधीनस्थों को लीचांग के पूरे परिवार को मारने का आदेश दिया था। यही नहीं, शिरो ने लीफ परिवार की सारी कीमती संपत्ति लूट ली, सब कुछ काले बाजार और संग्रहालयों में बेच दिया। शिरो के पास परिवार की संपत्ति में से केवल अब कुछ प्राचीन मूर्तियां और बेशकीमती घोड़े ही बचे थे। इसीलिए ली चोंग बदला लेने के लिए उत्सुक है। हाल ही में उसे पता चला कि शिरो बचे हुए सोने के घोड़ों को बेचने का प्रयास कर रहा है। एक और घटना में रॉग ने बेदागा कपड़े पहने ली चोंग के कार्यालय में नौकरी की तलाश में पहुंचा। ये जानते हुए कि रॉग कभी शिरो का भरोसेमंद गुर्गा था, ली चोंग सावधान था, लेकिन रोग ने शांति से कहा कि वह कभी किसी का वफादार अधीनस्थ नहीं रहा, इसलिए उसने किसी के साथ धोखा नहीं किया। उसने ली चोंग को बदला लेने में मदद करने का वादा किया। फिर भी ली चोंग सावधान रहा और उसने 2 अपने भरोसेमंद गुर्गों को उसके साथ भेजा। उन दोनों गुर्गों का बस इतना ही काम था कि वे रॉग की हर हरकत पर नजर रखे। इस बीच जापान में निर्दयी तानाशाह शिरो अपने निजी आवास में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था। अगर उसके अधीनस्थ उसे नाराज करते तो उसके अधीनस्थ की एक छोटी सी गलती भी उसे क्रूरता से काम करने पर मजबूर कर सकती थी। प्राचीन घोड़ों से जुड़े सौदे को पक्का करने के लिए शिरो ने अपनी बेटी को फ्रांसिस भेजने का फैसला किया, क्योंकि वह केवल अपने परिवार पर भरोसा करता था और बाहरी लोगों को यह काम सौंपने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। इससे पता चलता है कि शिरो बेहद चतुर और सतर्क था। उसी समय फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में जॉन भी आ पहुंचता है। वह अपने एक पुराने परिचित बेनी से मिलने के लिए एक भूमिगत बॉक्सिंग जिम तक गया। वह एक हथियार डीलर और कालाबाजारी की सूचना दलाल था, जिसके पास इंटरपोल के कई राज थे। बेनी ने खुलासा किया कि हाल ही में रॉग से जुड़े लोग एक एक करके अजीब तरह से गायब हो रहे थे। आधिकारिक तौर पर पुलिस ने इन्हें मात्र आत्महत्याएं माना, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति जो इनकी सही से जांच करेगा तो उन्हें पता चलेगा कि ये सभी हत्याएं करवाई हुई थी। बेनी ने आगे कहा कि एक और उल्लेखनीय बात यह थी कि ज्यादातर हत्याएं डॉक्टरों की थीं, जिन्होंने रोग की प्लास्टिक सर्जरी की थी। वह अपनी पहचान के सारे निशान मिटाने के लिए उसने ऐसा किया होगा। अब उनमें से केवल एक आखिरी डॉक्टर बचा हुआ है, जो कहीं छिपा हुआ है। शिरो के गुर्गे पुराने सोने के घोड़ों को ले जाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कीमती माल को कारों के अंदर रखकर फिर उन्हें कंटेनर ट्रकों में छिपाकर आसानी से चौकियों से पार कर लिया। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, क्योंकि उन्होंने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दोनों को रिश्वत देने में काफी पैसा खर्च किया था। हालांकि एक चौकी पर पहुंचने पर पुलिस वालों ने अचानक काफिले को रुकने का आदेश दिया। शिरो गिरोह के आदमी घबरा गए। ये गंदे पुलिस वाले उन्हें धोखा क्यों देंगे? अवैध सामान ले जा रहे एक व्यक्ति ने पुलिस द्वारा रोके जाने पर नाराजगी जताई। इस व्यक्ति ने एक अधिकारी से सवाल किया। पुलिस वाले ने सहजता से जवाब दिया कि उसे तुरंत पैसों की जरूरत है। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये लोग थोड़े और पैसे ऐंठना चाहते हैं। जब उन्हें लगा कि सब कुछ सुलझ गया है, तभी शिरो के लोगों को उसी पुलिस अधिकारी ने अचानक मौके पर ही गोली मार दी। पता चला कि उन्हें पहले ही रॉग ने खरीद लिया था। रॉग ने उसे ज्यादा कीमत चुकाई थी और वह उन्हें धोखा देने को तैयार था। रॉग दोनों पक्षों के साथ धोखा कर रहा था। याकुजा सफल रहा और दोनों गुर्गों और रॉग को इनाम मिला। ली चोंग ने न केवल रॉग को एक सूटकेस दिया, बल्कि साथ ही एक गर्म बड़ा इनाम भी। अगली सुबह चौकी पर गोलीबारी वाली जगह को नियमित पुलिस वालों ने घेर लिया। जॉन भी वहां मौजूद था।
उसने चुपचाप उस जगह को देखा। अपने व्यापक अनुभव के साथ उसने आसानी से भांप लिया कि शिरो के आदमियों के पास हथियार मौजूद थे। फिर भी उनमें से कोई भी अपनी रक्षा के लिए हथियार नहीं निकाल पाया। इससे पता चलता है कि उन्हें उन लोगों पर शक नहीं था जिन्होंने उन्हें मारा, यानी हत्यारा कोई ऐसा व्यक्ति था जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। बिना समय गंवाए जॉन अंदर गया और उस गंदे पुलिस वाले को पूछताछ के लिए बाहर खींच लाया। गंदे पुलिस वाले को धमकाया। उस आदमी ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसे उसकी पत्नी और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी, जिससे उसे आदेशों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शिरो के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जैसे ही पुलिस वाला थाने से बाहर निकला, उसे तुरंत मौके पर ही गोली मार दी गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रॉग था। रॉग छतों और संकरी गलियों में गोलियों के धुएं के बीच जॉन ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन एक रोमांचक पीछा करने के बाद भी रॉग बच निकला। बेशकीमती सामान पूरी तरह से खोने के बाद शिरो के गुर्गे बेहद गुस्से में थे। उन्होंने जवाबी हमले की योजना पर चर्चा की। हालांकि तभी शिरो की बेटी, जिसे उसने पूरे ऑपरेशन की देखरेख के लिए भेजा था, वे वहां आ गई। उसने पूरे समूह को थोड़े समय तक रुकने का आदेश दिया, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने के लिए कहा। हालांकि अधीनस्थ आदेश का पालन करने के लिए अनिच्छुक लग रहे थे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। बस कुछ तीखी ठंडी धमकियों से उसने उन सबको डर के मारे कांपने पर मजबूर कर दिया। जॉन को अचानक रोग का फोन आया। फोन पर रोग ने बताया कि ट्रायड द्वारा चुराया गया सामान इस समय गोदाम नंबर 16 में छिपा हुआ है। जॉन तुरंत अपने आदमियों के साथ गोदाम की जांच करने के लिए घटनास्थल पर ले गया, लेकिन जब दरवाजा खुला तो वहां रोग मौजूद था। इस मुठभेड़ से जॉन काफी गुस्से में था। वह हमेशा से रोग से नफरत करता था, क्योंकि यही वो आदमी था जिसने उसके सबसे करीबी दोस्त टॉम को मार डाला था। नफरत इतनी तीव्र थी कि जॉन बस ट्रिगर दबाकर उसे खत्म करना चाहता था, लेकिन एक न्याय प्रवर्तक होने के नाते जॉन को खुद को रोकना पड़ा। उसने बंदूक को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। बिना किसी सबूत या सुराग के एफबीआई को गुस्से में पीछे हटना पड़ा। एफबीआई को धोखा देने की घटना के बाद ली चोंग यह देखकर अपना आश्चर्य छिपा नहीं सका कि रॉग ने एफबीआई के आने की सही भविष्यवाणी की थी। एक बार फिर रॉग ने उन्हें एक अचानक हमले से बचाया, जिससे ली चोंग खतरे से बाल बाल बच गया। ली चोंग का रॉग पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह सब रॉग का ही पहले से बनाया हुआ प्लान था। जॉन बेहद गुस्से में वापस लौटा। वह अपने दोस्त के हत्यारे के सामने खड़ा था, लेकिन कुछ नहीं कर सका। हालांकि 3 साल तक उसने लगातार उसका साए की तरह पीछा किया था। फिर भी जॉन को बदले में बस कुछ नहीं मिला। जबकि वह लाचार होकर रोग को अपनी उंगलियों से फिसलते हुए देखता रहा, वह किसी पर भी अपना गुस्सा नहीं निकाल सका। जॉन केवल दीवार पर लगे निशानों पर अपना गुस्सा निकाल सकता था, जैसे कि वह समय के साथ उठने वाली सारी भावनाओं के साथ विस्फोट करना चाहता हो। अगली रात उनके इलाके में जब ली चोंग के गुर्गे बातें कर रहे थे, एक रहस्यमय मोटरसाइकिल सवार याकूजा गिरोह के वेश में अचानक प्रकट हुआ। यह व्यक्ति बार बार उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहा था। इस तरह के लापरवाह व्यवहार का सामना करते हुए ली चोंग के आदमी शांत नहीं बैठ सके और तुरंत अपने वाहनों से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा कई गलियों से होते हुए तब तक चला जब तक कि मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें कुशलता से सीधे याकूजा क्षेत्र में पहुंचा दिया। एक घातक भूमि जिससे सभी सावधान थे, और जैसी कि उम्मीद थी, एक भयंकर संघर्ष छिड़ गया। ली चोंग के सदस्यों ने सोचा कि यह याकूजा की एक उकसाने वाली चाल थी। कुछ ही समय में ली चोंग के लगभग सभी गुर्गे खत्म हो गए। केवल एक लंबे बालों वाला आदमी, जो ली चोंग का छोटा भाई था, वे बच गया था। लेकिन जैसे ही उसने एक बदमाश को परछाई से निकलते देखा, वह स्तब्ध रह गया। उसे एहसास हुआ कि ली चोंग ने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह एफबीआई ने घटनास्थल को पूरी तरह से घेर लिया। इस दृश्य को देखकर जॉन ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह निश्चित रूप से याकूजा द्वारा ट्रैड के खिलाफ किया गया एक खूनी सफाया था। यह अनुमान लगाते हुए कि ली चोंग इसे शांत नहीं होने देगा और जल्द ही जवाबी हमला करेगा, जॉन ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया वे सभी पूरी तरीके से सक्रिय रहे, यह मानते हुए कि याकूजा गिरोह आगामी बदले की प्रतीक्षा में है। एक भूमिगत युद्ध चुपचाप तैयार हो रहा था, जो एशिया से लेकर यूरोप तक फैली 3 सेनाओं के बीच किसी भी क्षण फूटने के लिए तैयार था। इस समय ली चोंग के निजी निवास पर वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि प्राचीन सोने के घोड़ों की चोरी के बाद
याकूजा इसे बिल्कुल भी नहीं जाने देगा। ली चोंग ने रोग से अपनी पत्नी और बच्चों की पूरी तरह से रक्षा करने के लिए कहा, जिस पर रोग ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि आग में घी डालने से बचने के लिए ली चोंग ने फिर भी अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे इस समय जवाबी कार्रवाई न करें। रोग ने उसे गुप्त रूप से उकसाया, जिससे अधीनस्थ खूनी रंजिश में अपने बॉस के आदेशों की अनदेखी करने लगे। उस रात उसने बदला लेने के लिए याकूजा टी हाउस पर गुप्त रूप से छापा मारने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया। उस समय शिरो के कई आदमी आराम से रात का खाना बना रहे थे जब उन पर अचानक घात लगाकर हमला किया गया। कुछ ही मिनटों में शांत टी हाउस एक खूनी युद्ध क्षेत्र में बदल गया, जहां दोनों गिरोहों ने अपने गिले शिकवे सुलझा लिए। दूर से निगरानी कर रहे FBI एजेंटों ने स्थिति का पता लगाया और तुरंत जॉन को इसकी सूचना दी। खबर सुनकर जॉन बिजली की तरह दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचा। इस लड़ाई के शांत होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। FBI के सीधे हस्तक्षेप के बाद ही संघर्ष को अस्थायी रूप से नियंत्रण में लाया जा सका। हालांकि कुछ दृढ़ और जिद्दी बचे लोगों ने लड़ाई जारी रखी, जिससे दृश्य अराजक हो गया। एक महिला एजेंट को बंधक बना लिया गया, लेकिन अपने पेशेवर के अनुभव से उसने जल्दी से स्थिति को बदल दिया और वो महिला खतरे से बाल बाल बच गई। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, जॉन ने अचानक पीछे से गोलियों की आवाज सुनी। जॉन को संदेह हुआ कि ये गोलियां रॉग ने ही चलाई होगी। वह इसमें शामिल सभी लोगों को खत्म करना चाहता था, ताकि कोई भी उसकी असली पहचान के बारे में कोई भी कमजोरी न उजागर कर सके। जॉन तुरंत अपनी कार में सवार होकर शहर के कई ब्लॉकों तक रोग का पीछा करता रहा। दोनों ने अपने ड्राइविंग कौशल का भी प्रदर्शन किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रोग सिर्फ भागना नहीं चाहता था। उसने जानबूझकर अपने प्रतिद्वंद्वी को उकसाया। घुमावदार सड़कों से तेजी से गुजरते हुए उसने एक शांत व्यवहार बनाए रखा, जैसे कि किसी खेल का आनंद ले रहा हो। अंत में खेल को लंबा न खींचते हुए रोग ने अचानक खतरनाक तरीके से गाड़ी को मोड़ लिया, जिससे जॉन की कार गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसे पीछा करना बंद करना पड़ा। रॉग एक बार फिर बाल बाल बच गया और उसने सफलतापूर्वक दोनों गिरोह को भारी नुकसान पहुंचाया। रॉग अमेरिका में याकूजा कार्यालय में लौट आया। यहाँ शिरो की बेटी ने रॉग की उपलब्धि पर बहुत संतुष्टि व्यक्त की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रॉग को अगला मिशन दिया, ली चोंग को समाप्त करना और उसकी पत्नी और बच्चों के सिर वापस लाकर शिरो को भेंट करना। अपनी असली पहचान उजागर होने के डर से रॉग को आदेश स्वीकार करना पड़ा। वह और अपने गुर्गों के एक समूह के साथ निकल पड़ा। अपने घर वापस आकर जॉन को चिंता हुई कि रॉग उसके परिवार को टारगेट बनाएगा, जैसे उसने वर्षों पहले टॉम के परिवार के साथ किया था। इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटे की रक्षा के लिए कई पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया। हालांकि जॉन और उसकी पत्नी के बीच एक बहस छिड़ गई। उसकी पत्नी नाराज थी क्योंकि कई सालों से जॉन अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रहा था और अब वह घर में और नई मुसीबतें और खतरा ला रहा था। जैसे ही माहौल तनावपूर्ण हुआ, जॉन को बेनी का फोन आया। बेनी ने बताया कि उसे उस डॉक्टर का पता मिल गया है जिसने रॉग के चेहरे की सर्जरी की थी। वह इस समय मेक्सिको के एक झुग्गी झोपड़ी इलाके में छिपा हुआ था। दोनों तुरंत वहां पहुंच गए। हालांकि किसी सफलता की उम्मीदें जल्द ही खत्म हो गईं जब डॉक्टर ने स्वीकार किया कि उसे रॉग के बारे में कुछ नहीं पता। उसे बस इतना याद है कि 3 साल पहले एक खून से लथपथ चेहरे वाला आदमी उसके पास आया था और अपनी सूरत बदलने के लिए सर्जरी करवाने की गुहार लगा रहा था। उस रात ली चांग के निवास पर सब कुछ शांत लग रहा था। उसने काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ जरूरी निर्देश दिए थे। ली चोंग का एक पुराना विश्वसनीय आदमी अचानक हाथ में बंदूक लिए प्रकट हुआ। यह व्यक्ति असहज महसूस कर रहा था क्योंकि अपने बॉस के प्रति वर्षों की वफादारी के बाद उसे अंततः सिर्फ तिरस्कार ही मिला। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ली चोंग ने पहले ही उसकी जान ले ली। तभी रोग वहां आ जाता है। ली चोंग को लगा कि वे उसे एक बार फिर बचाने आया है, लेकिन रॉग ने उसे कई घातक गोलियां मारकर उसे खत्म कर दिया। उसके बाद रॉग सीधे बेडरूम में गया जहां ली चोंग की पत्नी और बच्चा घबरा रहे थे। बिना एक शब्द कहे उसने गोलियां दाग दी। बाहर खड़े याकूजा के गुर्गों ने गोलियों की आवाज सुनी और मान लिया कि रॉग ने उन्हें खत्म कर दिया है। उन्हें कुछ भी शक नहीं हुआ। हालांकि रॉग ने बाहर आते ही याकूजा गिरोह के सभी गुर्गों को ढेर कर दिया। दुर्भाग्य से पूरा खूनी दृश्य FBI कर्मियों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और तुरंत जॉन को भेज दिया गया। उसी समय जॉन को गोपनीय जानकारी भी मिली। बोस शिरो खुद अमेरिका आए थे। जॉन और FBI ने होटल पर छापा मारा। जॉन ने उसके सामने तस्वीरों का एक ढेर फेंका जिसमें उसके सबसे भरोसेमंद रोग को उसके ही संगठन के आदमियों का कत्लेआम करते हुए दिखाया गया था और जॉन ने इतना बड़ा झटका दिया कि शिरो स्तब्ध रह गया। लेकिन अंडरवर्ल्ड का एक चतुर व्यक्ति होने के नाते उसने अपना संयम नहीं खोया और तुरंत रोग के लिए एक इनाम तैयार कर लिया। जब रोग दोनों सोने के घोड़ों को लेकर शिरो से मिलने आया तो उसे पैसों से भरा एक सूटकेस और तस्वीरों का एक सेट मिला जिसमें दिखाया गया था
कि उसकी गुप्त रूप से खींची हुई तस्वीरें थीं। हालांकि उसका राज खुल गया था, रोग शांत रहा, मानो वह इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। शिरो ने रोग को पूछताछ के लिए एक विशेष हिरासत क्षेत्र में कैद करने का आदेश दिया। हालांकि जैसे ही उसे हिरासत कक्ष के दरवाजे तक ले जाया जा रहा था, रॉग ने गार्ड के खुले हिस्से का फायदा उठाया और घूमने वाले दरवाजे को ही हथियार बना लिया। एक लड़ाई के बाद उसने लोहे के पहिए वाले हिस्से से गार्ड को मार गिराया और फिर रिमोट कंट्रोल से घोड़े की मूर्ति वाले सूटकेस में पहले से लगे बम को सक्रिय कर दिया। विस्फोट ने शिरो के पूरे घर को तबाह कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह चालाक बूढ़ा शिरो नहीं मरा। शिरो समझ नहीं पा रहा था कि उसने रॉग को पाला पोसा था, वह उससे मुंह क्यों मोड़ लेगा और उसे धोखा क्यों देगा। इसी समय रॉग ने आखिरकार पिछले 3 सालों से छिपे सच को कि असल में वो टॉम है। असली रॉग 3 साल पहले मर चुका था और हत्या के बाद एक जली हुई लाश बन गया था, और टॉम ने शिरो द्वारा भेजे गए गुर्गों से अपना पूरा परिवार खो दिया था। टॉम ने रॉग की जगह ले ली थी और बदले के दिन का इंतजार कर रहा था। उसने 3 साल तक हत्यारे की भूमिका निभाई थी और अब खेल खत्म होने का समय आ गया था। पता चला कि दुखद घटना वाले दिन उसने हत्यारे की जान लेने में जरा भी संकोच नहीं किया। अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या होते देखने के बाद उसने ठंडे दिमाग से अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और हत्यारे रॉग के हाथ में पहना दी। फिर घर पर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला दिया, जिससे सारे निशान मिट गए। घटना स्थल से भागकर उसने अपना रूप बदला और रॉग के पहचान पत्रों का इस्तेमाल करके याकुजा संगठन में कदम दर कदम घुसपैठ की। दुश्मन के अड्डे में घुसता गया, अपनी पत्नी और बच्चे का बदला लेने और उस व्यक्ति को खोजने के दिन का इंतजार करता रहा। भयानक सच्चाई आखिरकार तब सामने आई जब शिरो ने अपने आखिरी क्षणों में एक ऐसे राज का खुलासा किया जिससे टॉम अनजान था। जिसने उसे धोखा दिया वह कोई और नहीं बल्कि जॉन था, वही आदमी जिसे वह कभी अपना सगा भाई मानता था, जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। इस सदमे ने टॉम को लगभग तोड़ दिया, क्योंकि यह जॉन ही था जिसने उसकी पीठ पीछे उसकी जानकारी शिरो को दी थी और उसके पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया था। जितनी ज्यादा नफरत थी, उतना ही ज्यादा वह इस सब के पीछे की मास्टरमाइंड शिरो को खत्म करने के लिए दृढ़ था। खूनी लड़ाई के बाद एक लकड़ी के घर में जहां जॉन की पत्नी और बच्चा छिपे हुए थे, उन्हें एक सूटकेस मिला जिसमें एक प्राचीन सुनहरे घोड़े की मूर्ति और एक पत्र था जिस पर लिखा था, एक नए जीवन की शुरुआत करो। हालांकि भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था, लेकिन आप सभी समझ गए कि यह टॉम ही था। उसी समय शिरो की बेटी को भी एक ऐसा ही सूटकेस मिला, लेकिन उसके अंदर उसके पिता का चेहरा था। टॉम ने जॉन को फोन किया और घाट पर मिलने का इंतजाम किया, वह जगह जिसने सालों पहले टॉम द्वारा जॉन की जान बचाकर उनकी दोस्ती में 1 मील का पत्थर साबित किया था। हालांकि जॉन ने गुप्त रूप से अपनी टीम के सदस्य को मदद के लिए सूचित कर दिया था। जब दोनों आमने सामने हुए तथा वे दोनों तुरंत एक दूसरे पर क्रोध से टूट पड़े। एक अपने परिवार को तोड़ने वाले विश्वासघाती से बदला लेने के लिए तड़प रहा था, दूसरे को विश्वास था कि उसका विरोधी ही अपराधी है जिसने उसके दोस्त की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। टॉम और जॉन के बीच निर्णायक लड़ाई काफी देर चली, जिसमें कोई स्पष्ट विजेता नहीं निकला। जब टॉम ने इतने सालों से दबे सच को चीख चीख कर बताया और सीधे जॉन पर अपनी अंडरकवर FBI पहचान उजागर करने का आरोप लगाया, तब जाकर भारी और घुटन भरे माहौल में लड़ाई अस्थायी रूप से रुकी। शुरुआत में जॉन को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी उसका पुराना दोस्त टॉम है, जब तक उसने उन आंखों में गहराई से नहीं देखा। क्योंकि डॉक्टर चेहरा, आवाज और शरीर तो बदल सकते थे, लेकिन आंखें एक ऐसी चीज थीं जिन्हें नकली नहीं बनाया जा सकता था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में टॉम था, यादें ताजा हो गईं और जॉन को अचानक समझ आया कि जब भी वह रॉक को देखता था तो उसे हमेशा एक अपनापन क्यों महसूस होता था। उस साल जॉन शिरो के लिए काम करता था और उस खोखले वादे से बहक गया था कि अगर वह टॉम की पहचान बता दे तो शिरो उसे एक हल्का फुल्का सबक सिखाएगी। लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि शिरो रॉक को टॉम के पूरे परिवार की हत्या करने का आदेश दे देगा। और जब सब कुछ सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि बाद में वह अफसोस से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी जॉन गद्दार था जिसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के परिवार को मौत के रास्ते पर धकेल दिया था। यह एक ऐसा पाप था जिससे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। तभी जॉन ने टॉम पर निशाना साधा हुआ एक लाल लेजर बिंदु देखा, जो इस बात का संकेत था कि टॉम किसी स्नाइपर की नजर में था। आखिरी पल में अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए जॉन आगे बढ़ा और टॉम को अपने शरीर से बचाने लगा, लेकिन टॉम ने जल्दी से अपनी बंदूक निकाली और एक घातक गोली चला दी। गोली लगने से जॉन वहीं गिर पड़ा। यह स्पष्ट है कि जॉन बच पाया या नहीं, लेकिन यह तय है कि उनके बीच की दोस्ती
उसी जगह पर हमेशा के लिए खत्म हो गई जहां कभी साथ साथ जिंदगी जीने की यादें जुड़ी थीं। आखिरकार टॉम एक सुपरकार में नकदी से भरा सूटकेस लेकर चला गया। शायद पुराने हिसाब चुकता करने के बाद वह एक नई जिंदगी शुरू करेगा, एक ऐसी जिंदगी जो नाराजगी से, खून और आंसुओं से मुक्त हो। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।